दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मीडिया पर कब्जा, उसके बाद इस देश के इंस्टीट्यूशंस को सत्तानुकूल बनाने की कवायद और उसके बाद इन इंस्टीट्यूशंस में बनने वाले तमाम डाटा को सत्ता के हिसाब से चलाने की सोच, उसके बाद चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट और अब सोशल मीडिया। यह एक ऐसी लकीर है जिस लकीर को अगर सत्ता के साथ ही चलना है तो फिर यकीन जानिए लोकतंत्र गायब हो जाएगा। कोई आवाज इस रूप में आपको सुनाई नहीं देगी जिस आवाज को आप जानते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल यह सच है या नहीं है। यानी इस देश के भीतर में घटित कोई भी घटना हो, अगर उसकी जानकारी आप तक ना पहुंचे और उसे कहने वाला कोई ना हो, और अगर कोई कह भी रहा हो तो भी वो आप तक ना पहुंचे, तो इसका मतलब है इस देश के भीतर में जो टेक्नोलॉजी है वह पूरे तरीके से सत्ता ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी आधुनिक लोकतंत्र को खत्म करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एक पूंजी और दूसरी टेक्नोलॉजी, और वह विपक्ष के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, चाहे वह सोशल मीडिया की तर्ज पर ही क्यों ना हो। तो क्या वाकई कोई बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी के आश्रय भारत जैसे देश में कदम रखे और उसके बाद वह सत्ता अनुकूल हो जाए, और उसके बाद यह सवाल खड़ा हो कि कोई टेक्नोलॉजी को संभाले हुए कोई भी कंपनी इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल डाल रही है या फिर राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करने की स्थिति में वो आ गई है क्या? ये सारे सवाल आज इसलिए क्योंकि आधुनिक दौर में तानाशाह होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको मुसोलिनी या हिटलर याद आए, या फिर आपको एक वक्त के सालाजार जो पुर्तगाल में 44 साल तक सत्ता संभाले रहे उनकी याद आ जाए, और तो और इस दौर में आप हंगरी के हॉर्की को भी याद नहीं कर सकते हैं जिन्होंने 24 बरस तक सत्ता संभाली, और फ्रांसिस्को फ्रैंको जो स्पेन में 26 बरस तक रहे उनको भी भूल जाइए, या फिर इन सब के साथ आपको चिली के पिनोचेट याद आ सकते हैं, या फिर रोमानिया के एंटोनेस्क्यू याद आ सकते हैं। आज हम इन बातों का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तमाम जगहों पर जो भी हमने नाम लिए, उस देश में उस कालखंड में जब जब इनकी सत्ता रही, अगर ध्यान दीजिएगा तो इन्होंने पहला कब्जा उस मीडिया पर किया जो जनता से संवाद बनाता था। यानी जनता तक बात पहुंचाने के तौर तरीके अगर सत्ता के अनुकूल हो जाएं तो फिर सत्ता बेफिक्र हो जाती है और अपने ढंग से काम करती है। और इन तमाम देशों में असमानता खूब थी, गरीबी खूब थी, और इसका लाभ वहां की राजनीतिक सत्ता ने बाखूबी उठाया। लेकिन आज हमें लगता है इसका एक दूसरा चैप्टर सामने खुल गया है जहां पर पूंजी और टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जिसमें एक कंपनी का जिक्र है, और उस कंपनी को लेकर क्या वाकई यह कहा जा सकता है कि वो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है और सत्ता के साथ मिलकर कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक कंपनी अपने बिजनेस के जरिए हमारी राजनीति में दखल दे रही है, उसे परिभाषित कर रही है। इस बात का जिक्र आज राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किया जा चुका है, ना सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी किया जा चुका है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि एक लंबी कतार है नेताओं की, तकरीबन 30 नेताओं की कतार है जो अपने अपने दायरे में बड़े प्रभावी हैं। उसमें खास तौर से लगभग 92% कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उसमें नाम अगर लेंगे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला का नाम आएगा, उसमें आपको अजय माकन का नाम याद आएगा जिसमें जो जनरल सेक्रेटरी हैं और राजस्थान के प्रभारी हैं, आपको मणिकम टैगोर का नाम याद आएगा जो कि लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप हैं, आपको भंवर जितेंद्र सिंह का नाम याद आएगा जो कि असम के प्रभारी हैं, राजस्थान से आते हैं, सुष्मिता देव जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है उनका नाम याद आएगा, आपको कांग्रेस डेल्टा सेल के प्रभारी विशाल मीना का नाम लेना होगा। इन सारे नामों का जिक्र करते करते जब राहुल गांधी का जिक्र आता है तो आज उन्होंने दो सवाल सबसे बड़े इस दौर में खड़े कर दिए। पहला सवाल तो यही कि कोई कंपनी अपने बिजनेस के जरिए भारत की राजनीति में दखल कैसे दे सकती है। दूसरा, अगर वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में दखल दे रही है तो यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। हमें लगता है पहले राहुल गांधी ने जो कहा है आप उसे सुनिए। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing.
So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी कह गए, ट्विटर एक निष्पक्ष मंच नहीं है, यह पक्षपाती मंच है जो सत्ता की सुनती है। लेकिन उसके आगे की लाइन कहीं ज्यादा खतरनाक है, और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर अब खत्म हो चली है तो फिर आने वाले वक्त में यह लोकतंत्र लौटेगा कब और कैसे लौटेगा यह कोई नहीं जानता है। क्योंकि राहुल गांधी ने आज यह भी अंदेशा दिया कि जिनका भी पैसा ट्विटर में लगा हुआ, यानी जो निवेशक हैं, उनके लिए भी यह खतरनाक राह है कि किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में वह दखल देने की स्थिति में सत्ता के साथ खड़ा हो जाए। यानी उसके पीछे जो अनुगुंज आपको सुनाई देगी वो बहुत साफ कहती है, कल अगर हम सत्ता में आए तो फिर आप हमारे अनुकूल होने की मत सोचिएगा, बल्कि आपने इस दौर में हमारे साथ जो बर्ताव किया है, हम उसका खामियाजा आपसे भुगताएंगे, या फिर आप भुगतने को लिए तैयार हो जाइए। यानी यह लोकतंत्र के ऐसे मापदंड की प्रक्रिया है जिसमें भारत के भीतर लोकतांत्रिक पद्धतियों को जीते हुए जब कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि अपने तौर पर अगर कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है, विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने शब्दों को कहां कहें, पार्लियामेंट के भीतर कह नहीं सकते हैं और सड़क पर कहते हैं तो मीडिया में स्पेस नहीं बचा था। सोशल मीडिया जिसका दायरा हालांकि बहुत छोटा है, इस देश के भीतर में तकरीबन 22 मिलियन ट्विटर के यूजर्स हैं, और राहुल गांधी ने खुद अपने बारे में जानकारी दी कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमें जो पसंद करते हैं, उनकी तादाद भी लगभग 2 करोड़ के लगभग है, यानी कमोवेश उतनी ही है। सवाल इसके आगे का है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्या रोकने का प्रयास चल रहा है? क्या भारत के भीतर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अब कोई मंच नहीं बचा है? यानी जो कि सोशल मीडिया की तर्ज पर इस देश में मेन स्ट्रीम की जगह लेने को तैयार है, और खास तौर से जब मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे तरीके से सत्ता के साथ खड़ा हो चला है और सत्ता के लिए जीने मरने की परिस्थितियों को वो जी रहा है, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर भी अगर कब्जा करने की तैयारी में सत्ता है, या फिर अगर एक इशारे में जो बिजनेस करने भारत में अपने कंपनी के जरिए और अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए मंच लेकर आते हैं, वह भी अगर सत्तानुकूल हो जाएंगे तो इस देश के भीतर में एक संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी। हमें लगता है कि आज इनके पहलुओं को समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। जब हमने आपसे शुरू में कहा सबसे पहले मीडिया पर कब्जा किया, तो उसका मतलब बहुत साफ था। 2014 से 2017 के बीच में, 2017-18 के बीच में मोदी सरकार और खास तौर से सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर जो खर्चा हुआ प्रचार का, वह कितना टेलीविजन को दिया गया, कितना अखबार को दिया गया, उस 3-4 काल में ही आपको यह समझने की जरूरत होगी। जिस दौर में नोटबंदी उसके ठीक बीच में आई 2016 में, और उसके बाद जीएसटी आया, इन 3 प्रक्रियाओं को साथ लेकर चलिए कि कैसे आप अपने अनुकूल स्थितियों को करते चले जाते हैं। 2014 में मई के महीने से 2018 के मार्च के महीने तक 2208 करोड़ रुपए इस देश के न्यूज चैनलों को विज्ञापन के नाम पर दिए गए। इस देश के प्रिंट मीडिया को 2136 करोड़ रुपए दिए गए। 647 करोड़ रुपए खर्च हुए आउटडोर प्रचार को लेकर। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के भीतर में आप देखेंगे कि इस पूरे कालखंड में राफेल का मुकदमा सामने था,
इस पूरे कालखंड में 370 को लेकर बहस इस देश में हो रही थी, अयोध्या को लेकर बहस हो रही थी और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन मेन स्ट्रीम सिर्फ सत्तानुकूल था। इन बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप 2010 में चले जाएंगे, जब इस देश के भीतर में 2G स्कैम का जिक्र हो रहा था, उस समय मीडिया पूरे तरीके से पूरे अखबार और टेलीविजन स्क्रीन को रंगे हुए था। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी भारत की रैंकिंग मीडिया को लेकर 2010 में 122वें नंबर पर थी, लेकिन 2020 में और 21 में यह घटते घटते 142वें नंबर पर आ गई, यानी 20 पायदान हम और नीचे आ गए, यानी बंदिशें और बढ़ गई। यहीं से सवाल था, क्या वाकई सोशल मीडिया उस स्पेस को भरने को तैयार था, या फिर इस देश के लोग अब सोशल मीडिया पर भरोसा करने को तैयार थे? क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा चीजों को दिखला रहा है, तो फिर ऐसे में सूचनाएं कहां से आएंगी? हम आज इस बात का जिक्र आपसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब हम तानाशाहों का नाम ले रहे थे, और उस तानाशाहों में खास तौर से जब हम एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार जो पुर्तगाल में थे और 1932 से 1968 तक वो रहे, और उसके बाद एक दूसरे याद कीजिए नेशनल कंजर्वेटिव थे 1920 से 1944, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक थे वो, हंगरी के हॉर्थी, मिक्लोस हॉर्थी। इन दोनों की पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझिएगा तो भारत से बहुत मेल खाती है क्या? यह सवाल आपके जहन में आएगा, क्योंकि सूचनाएं निकल कर नहीं आती थी। आप इस दायरे में मुसोलिनी और हिटलर को रख लीजिए, लेकिन सूचनाएं नहीं आती थी। आप कहेंगे ऐसी कौन सी सूचना नहीं आती थी? तो हमको लगता है 2-3 सूचना आज आपको बतानी चाहिए। पहली सूचना बड़ी सबको जानकारी होनी चाहिए, जैसे एयर इंडिया को बेचना है। क्या आपको जानकारी है कि एयर इंडिया बिक नहीं पा रहा है, और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो रकम लगाई गई और उसका जो घाटा हो रहा है, उसमें सरकार क्या क्या कर रही है? उसने इस दौर में क्या क्या कुछ बेच दिया। उसने ऑफिसर्स फ्लैट बेच दिए, उसने एयर इंडिया के दफ्तर बेच दिए, उसने अपने तौर पर जो क्वार्टर्स थे उसको बेच दिए, ऑफिसेज बेच दिए, और इस देश के भीतर में तकरीबन 115 यूनिट रियल एस्टेट के उन्होंने बेचे हैं, और कुल मिलाकर 738 करोड़ रुपए की संपत्ति इस दौर में कमा ली है। यानी हालात कैसे संकटमय हैं, उसकी एक बड़ी छोटी सी लकीर है। आप कहेंगे क्या क्या कैसे कैसे बिक गया? दिल्ली का एशियन एज, वहां पर एयर इंडिया का अपना कॉम्प्लेक्स था, उसको बेच दिया गया। बांद्रा पाली हिल मुंबई में उसके फ्लैट्स बेच दिए गए। एयर इंडिया के गोल्फ ग्रीन कोलकाता में, वहां पर फ्लैट्स और ऑफिस बेच दिए गए। नागपुर की जो बुकिंग ऑफिस थी उसको बेच दिया गया। जो कोयंबटूर में था वहां पर बेचा गया। अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, मैंगलोर, नासिक, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, इन तमाम जगहों पे ऑफिसेस तक को बेचा गया। यानी ये एक ढांचा है। इस देश में किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने तक के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या यह जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको देगा? हम इसके आगे की परिस्थिति बतलाते हैं। इस देश के भीतर में जो भी पीएसयूज बेचे जाते हैं, जैसे अभी बार बार नाम भारत पेट्रोलियम का लिया जाता है, और एक दूसरी स्थिति आती है कि आरबीआई के भीतर में जो डिविडेंड से ज्यादा जो देने की रकम शुरुआत हुई, सवाल यह है कि बोर्ड, उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो निर्णय लेते हैं। लेकिन हमने इससे पहले एक बार आपको जानकारी देनी चाहिए थी कि इस देश के भीतर में लगभग 67 पीएसयूज ऐसे हैं जिसके डायरेक्टर्स जो हैं वह बीजेपी के हैं। क्या यह जानकारी आप तक आएगी? आप पूछेंगे कौन कौन से हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जीएआईएल जेल, पावर ग्रिड, शिपिंग कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम, एनएलसी, एनबीसीसी, एचएएल, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये तमाम फेरिस्त है। सेंट्रल कोलफील्ड, एचएससीसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट, केओआईसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, ये सभी नाम, एफसीआई, ये तमाम जगहों पर जो नाम है, इनके डायरेक्टर्स जो हैं वह बीजेपी के कोई विधायक रहा हुआ है, कोई जिला स्तर का नेता रहा हुआ है, कोई सेंटर में कुछ रहा हुआ है। इन लोगों को डायरेक्टर के तौर पर बैठा दिया जाता है वहां, और डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी को उसी आधार पर बेच दिया जाता है। क्या यह जानकारी आप तक आती है? सवाल यह है कि एक घटना दिल्ली में हुई, उस घटना को लेकर जो नियम कायदे कहते थे कि उसको आपको तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन यहां पर ट्विटर ने एक बड़ी भूल कर दी। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस के जिस ट्वीट्स के आधार पे जो उसको बैन किया गया या उसको रोका गया, हमको लगता है उसका भी अधूरा सच आप तक आ पाया है। क्योंकि अगर ट्विटर के पास वह अपने कानून काम करते हैं तो उसमें
ऑटोमेटिक चीजें हो जानी चाहिए कि ये चीजें नहीं आ रही हैं और चूंकि एक टेक्नोलॉजी है तो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ट्विटर ने खुद पहल नहीं की कि राहुल गांधी का अकाउंट बंद होना चाहिए, कांग्रेस का अकाउंट बंद होना चाहिए। दरअसल रेप की शिकार 9 साल की बच्चे की परिवार की तस्वीर जब सामने आ गई तो उसको लेके बीजेपी ने हंगामा शुरू किया। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है। बीजेपी ने शिकायत की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कम से कम ट्विटर वाले को तो कहिए और दिल्ली पुलिस को तो कहिए। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेज दिया। उसके बाद ट्विटर सक्रिय हुआ और उसने कहा कि नियमों को न्यायपूर्ण तरीके से और हर किसी के लिए बिना किसी भेदभाव के पालन किया जाता है। यानी ट्विटर की परिस्थिति को अगर आप समझिए तो कोई भी अगर गलत ट्वीट करता है जो उसके नियम कायदे के अनुकूल ना हो तो वह खुद ब खुद रोक लग जाती है उस पर। यहां पर रोक लगी नहीं थी, यहां पर कई माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा था। यानी ट्विटर पहले राउंड में फेल हो गया। सवाल यह है क्या ट्विटर भी इंतजार कर रहा था कि सत्ता उसके पास आएगी जिससे उसकी अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। यानी कोई कंपनी इस देश के भीतर में अपने नियम कायदों के तहत ही काम कर रही है या उसको भी लगता है कि एक स्पेस छोड़ना चाहिए जो राजनीतिक तौर पर प्रभावित करे। दूसरी बात, अगर यह परिस्थिति इस रूप में बन ही गई और सारी चीजें हम लोग की आंखों के सामने अब आकर खड़ी हो गई है तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश के भीतर में जब कोई माध्यम ही नहीं है संवाद बनाने का तो आप संवाद कैसे और किस रूप में बनाएंगे? क्योंकि जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं उन जानकारियों को आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखेंगे। आपको नहीं पता है कि इस देश के भीतर में कितने कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जिन कॉरपोरेट्स ने कर्ज लिया, बैंकों को नहीं लौटाया, बैंकों का एनपीए बढ़ गया, उसके बाद उस कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने के बाद भी उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को पॉलिटिकल फंड देना शुरू किया और उसके बाद जो पॉलिटिकल बॉन्ड होता है वह भी करोड़ों का खरीद लिया जिससे राजनीतिक सत्ता को लाभ मिल जाए। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कि लोकतंत्र को खत्म ही नहीं करता है बल्कि लोकतंत्र के उस सिस्टम को नए तरीके से परिभाषित करता है। और इस परिभाषा के दायरे में अगर वैसे मंच भी आने लगे जिनका काम संवाद से जुड़ा हुआ है, जिनका काम सूचना से जुड़ा हुआ है, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सवाल सबसे बड़ा यही था कि पीआईबी इस देश के भीतर में इससे पहले की तमाम सत्ताओं में जो काम करते थे उनके साथ उसका रेपो यही होता था कि वो अपने तौर पर सरकार के प्रचार के लिए ही काम करते थे। लेकिन सरकार के लिए जो वो काम करते थे, प्रेस विज्ञप्ति बनाते थे, प्रेस रिलीज जारी करते थे, वह अखबारों से कहते थे आप इसे छाप दीजिए, न्यूज चैनलों से कहते थे आप इसे दिखा दीजिए, संपादक अपने तौर पर निर्णय लेता था। लेकिन एक झटके में चीजें बदल गई। चीज बदल गई कि दरअसल बीजेपी की आईटी सेल ही अपने तौर पर प्रेस रिलीज बनाने लगी और वह पीआईबी को देने लगी और पीआईबी का काम था कि उसको वह दे दे कि यह सत्ता की तरफ से आई हुई प्रेस रिलीज है, आप इसको छाप दें। कुछ दिन तक तो इस देश में यह चला। जब 2015-16 के दौर में आएंगे, 2017 से एक ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया का इस दौर में हुआ जब संपादक खुद पीआईबी के अधिकारी से कहने लगा आज कुछ आया है क्या, हमें दीजिए हम छाप लेंगे। यानी सरकार और सत्ता के साथ खड़े होने के लिए संपादकों में होड़ लग गई। यानी अखबार और न्यूज चैनल कैसे सत्ता के साथ खड़े हो जाएं, इसकी होड़ में पीआईबी सिर्फ इसी भूमिका में रही कि वह एक बीच में खड़ा हुआ शख्स है जो संवाद बना रहा है सरकार और अखबार के बीच में, जिससे विज्ञापनों का पैसा जो है जो उसके जरिए जाता है वो चलता चला जाए। यानी इस देश के भीतर में पहली बार ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें इस बात का जिक्र शुरू हो गया कि संपादक भी इस देश में सत्ता की तरफ देखता है कि आप हमें कुछ दीजिए हम छाप दें। और यहीं से एक दूसरी लकीर शुरू होती है। तो क्या इस देश में विपक्ष की राजनीति का अंत हो गया? क्या इस देश में जो पॉलिटिकल विचारधारा होती है वो खत्म हो गई? जब जानकारी ही जनता तक नहीं पहुंचेगी, और इस भूमिका में ट्विटर ने भी क्या खुद को लाकर खड़ा कर दिया और उसे भी लगा कि इस देश के भीतर में सत्ता के साथ रहिएगा तो चीजें अनुकूल रहेंगी। हम इन बातों का जिक्र और भी कई वजहों से करना चाहते हैं क्योंकि इस देश के भीतर में जो सत्ता से सटे हुए कॉरपोरेट्स हैं, उन कॉरपोरेट्स को इंटरनेशनल मार्केट में मान्यता मिली हुई है। मान्यता इस तर्ज पे कि उन पे जितना भी कर्ज क्यों ना रहे, लेकिन उनको कर्ज दूसरे देशों के बैंक देने को तैयार होते हैं और दूसरे देश अपने यहां बिजनेस देने को तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के भीतर में
यह राजनीतिक सत्ता के करीब के कॉरपोरेट हैं। यानी लोकतंत्र की जिस प्रक्रिया पर हमले का जिक्र हो रहा है, या फिर राहुल गांधी ने जो 3 बातों का जिक्र किया है, वह मेरे ख्याल से उसको एक संदर्भ में ले जाना होगा। उस संदर्भ का मतलब यह है कि सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगा कि यह राजनीतिक प्रक्रियाओं में दखल दिया जा रहा है। शायद इसलिए लगा होगा कि पार्लियामेंट के भीतर जब वो कुछ कह नहीं पाते हैं तो सड़क पर कहते हैं, सड़क पर कहते हैं तो वो जा नहीं पाता है मीडिया के माध्यम से लोगों तक। तो ऐसे में सोशल मीडिया बसता है जहां वो अपने आप को रिएक्ट कर सकते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिएक्ट कर सकती है। लेकिन जब आप उस पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं तो अगला सवाल इस देश के भीतर में यही होगा कि खुदा न खास्ता इस देश के भीतर में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा तो लोकतंत्र का कुछ और चेहरा इस देश को नजर आएगा, जो हम कह सकते हैं कि शायद बदला लेने वाला होगा क्या। क्योंकि जैसे ही इस बात का जिक्र होता है तो आप कहेंगे कि ऐसा है नहीं। हम आपको एक उदाहरण और देते हैं। प्रधानमंत्री ने 48 घंटे पहले ही उज्ज्वला योजना से जुड़ी एक दूसरी योजना शुरू की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि अब किसी को अपने घर का एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इस बात का जिक्र बार बार हुआ है कि पहले राउंड में उज्ज्वला योजना 8 करोड़ लोगों को दी गई। सरकार का ही डाटा बताता है कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों के पास तो पैसा भी नहीं था कि वह दूसरी बार सिलेंडर भी भरा सकते थे। और यह जब सबको मिलाते मिलाते आया तो जानकारी मिली कि 2016 में जो शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना, 2021 तक इस देश के भीतर में सिर्फ 8 करोड़ में से 90 लाख ही ऐसे लोग थे जो कि उस सिलेंडर को भरवाते रहे। बाकी लगभग 7 करोड़ 10 लाख लोगों ने नहीं भरवाया। तो यह योजना क्या हुई? सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इसके आगे का है। जो भी आपने प्रचार देखा अखबारों में, न्यूज चैनलों में, खबर के तौर पर, प्रचार के तौर पर, किसी भी तौर पर देखा, क्योंकि अब खबर और प्रचार के बीच की लकीर भी मिट चुकी है। दरअसल इस देश में जो फ्यूल सब्सिडी दी जाती है वो संयोग से मौजूदा वक्त में सबसे कम है, और जो सिलेंडर है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। आप कहेंगे सिलेंडर की कीमत ज्यादा, ये तो समझ गए, लेकिन सब्सिडी अगर नहीं है तो फिर सरकार जिक्र कैसे कर रही है? तो हम बताते हैं, गवर्नमेंट का ही डाटा, ये हो सकता है आने वाले वक्त में यह डाटा भी आपको ना मिले। 2014 तक इस देश में जो फ्यूल सब्सिडी थी वो लगभग 85,000 करोड़ की थी। उससे पहले 95,000 करोड़ की थी, 2012 में 68,000 करोड़ की थी, 2011 में लगभग 72,000 करोड़ की थी। यानी ध्यान दीजिए तो 70 से 96 करोड़ तक के बीच में सब्सिडी थी। लेकिन 2016 से ड्रास्टिक चेंज आया। 2015 में चीजें बहुत नहीं बदली, 60,000 करोड़ की सब्सिडी थी, और 2016 में जब यह उज्ज्वला योजना शुरू की गई, सब्सिडी घटकर 29,999 करोड़ पर आ गई, और यह आज की तारीख में घटती घटते 24,000 करोड़ तक गई 2019 तक। इलेक्शन पीरियड में थोड़ा बढ़ाया गया, 38,000 करोड़ किया गया। 2021 में इसको 36,000 करोड़ किया गया। जब इस रूपरेखा को पूरी प्रक्रिया में आप देखिएगा तो आप समझेंगे कि जनता पे बोझ लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और योजनाओं का लाभ सीधे सीधे मिल नहीं पा रहा है। सब्सिडी कम हो रही है, और जो सब्सिडी कम हो रही है वो सत्ता और सरकार की रईसी में पैसा जा रहा है। और यहीं से यह सवाल शुरू होता है, जब सरकार के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, यानी राजनीतिक बातें बची नहीं बाजार में, मीडिया सवाल करने के लिए बचा नहीं बाजार में, इस देश के इंस्टीट्यूशंस और नौकरशाह किसी तरीके से कोई सवाल उठा पाने की स्थिति में, चाहे वो इंस्टीट्यूशन डूबने की प्रक्रिया में क्यों बचे नहीं। पीएसयूज के डायरेक्टर्स बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस देश के भीतर में तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस में हेड ऑफ कौन रहेगा उसको भी तय करने का अधिकार सत्ता ने अपने हाथ में ले लिया है। तब ये पूरी की पूरी शून्यता जो है आपको याद दिलाएगी उस लकीर को, जिस लकीर का दुनिया इंतजार करती है कि अब वाकई धीरे धीरे किसी भी देश में लोकतंत्र खत्म होता है। और उस लकीर के भीतर में हमको लगता है 2 नाम आज आपको इसलिए लेने चाहिए क्योंकि रोमानिया के जो एंटोनिस्क्यू थे और जो अगस्टो पिनोचेट जो चिली के थे, जो 8 साल रहे थे, इनके जो काम करने की जो पूरी प्रक्रिया थी वह पूरी की पूरी प्रक्रिया इसी रूप में काम कर रहे थे। यानी किस तरीके से एक सवाल था सेंसरशिप का, एक सवाल होता है मीडिया को अपने हाथ में लेना, तीसरी स्थिति आती है कि सत्ता की बात को ही मीडिया कहे। ना वो सेंसरशिप होती है, ना अपने हाथ में लेना होता है, वह एक लिहाज से सत्ता के साझीदार हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में
अगर दुनिया की कोई कंपनी वाकई अगर भारत में आती है और सत्ता के साथ खड़ी हो जाती है और शुरुआती दौर में यह कहकर आती है कि वह एक ऐसा मंच क्रिएट करेगी जिससे इस देश के लोगों को लाभ होगा, लेकिन अगर सरकार यह सोच रही है कि लोगों के लाभ का मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि वह किसी तरीके से सूचना या जानकारी का हमला कर दें सत्ता और सरकार पर, तब तो पूरा का पूरा प्रचार तंत्र ढह जाएगा। यानी जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए का मतलब यह है, हमने जब निकाला 2014 से 2021 तक, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएमओ का खर्चा जो उनकी तरफ से आया वह 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा प्रचार में लग रहा है। और अगर सारी मिनिस्ट्रीज को आप जोड़ दीजिएगा तो यह 1500 करोड़ पहुंच जाएगा। और इन जनरल अलग अलग योजनाओं का जो बजट एलोकेशन किया जाता है, उस योजनाओं के भीतर जो प्रचार प्रसार की स्थितियां रहती है, अगर आप उसको जोड़ दीजिएगा तो ये तकरीबन 2000 करोड़ तक छू जाएगा। यानी इतनी बड़ी प्रक्रिया के भीतर अगर वाकई कोई एक सवाल उठ जाए, और यहीं से असल सवाल है कि 9 बरस की बच्ची के साथ दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां ना सिर्फ रेप होता है बल्कि उसको जला दिया जाता है और घर वालों को दरकिनार कर दिया जाता है, और ये दिल्ली जैसे शहर में होता है। तो कोई सवाल अगर होता है तो क्या सरकार को इसके बाद तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट हो। यहां की पुलिस भी सेंटर के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और गृह मंत्री ही उसके रक्षक हैं। देख, यानी कटघरे में गृह मंत्री खड़े हो गए। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई इस देश में कोई कैबिनेट मिनिस्टर, इस देश में मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता, मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री, या इस देश की कोई भी योजना, या इस देश के भीतर में कोई भी निर्णय, क्या बीते 7 वर्ष में कुछ भी गलत नहीं हुआ है? और क्या वाकई अगर कुछ भी गलत हुआ है तो क्या आपने सुना है कि किसी ने इस्तीफा दे दिया? क्या आपने सुना है इस दौर में किसी को दंडित किया गया? क्या आपने सुना है किसी को जेल भेज दिया गया? क्या आपने सुना है कि जिन मंत्रियों को हटाया गया मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर, उन मंत्रियों का दोष क्या था? क्या आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो फिर यकीन जानिए यह एक ऐसा रूप होता है जो अपने तर्ज पर अपने अनुकूल निर्णय लेते हुए इस देश का निर्णय बताने से घबराता नहीं है। और यह एक ऐसा पिरामिड देश में धीरे धीरे बन रहा है जिसमें हो सकता है मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, डाटा, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया सभी उसके दायरे में एक सरीखे आकर खड़े हो जाएं। सोचिए जरूर कि ये हो क्या रहा है। सवाल करने की ताकत अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर खामोश है, आंखों पे पट्टी बांध चुका है, तो सोशल मीडिया का कुछ हिस्सा जीवित है। लेकिन इन सब के बीच, फिर दबाव के बीच, अब फेसबुक को भी नोटिस थमा दिया गया है कि इंस्टाग्राम पे जो राहुल गांधी का अकाउंट है उसे भी बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां भी उस 9 बरस की बच्ची के और उसके परिवार के जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।